देख लो कि सक्सेसिव होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सक्सेसिव है x प्लस में y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर मूल्य बड़ा है तो प्लस, अगर छूट दी है तो माइनस। तो आप यहाँ देखेंगे 15 माइनस 20, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। 15 गुना में 20 बटे 100 तो कितने पर गया, 5 पर। कितने पर गया, 3 पर। तो 15 में से 23 गया तो 8 आ गया, वो भी माइनस का। माइनस के 8 का मतलब क्या है कि 8% का लॉस है, 8% की हानि है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। और अब अगर मान लेते हैं आप इस सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई सामान 100 रुपए का था, आपने उसको 15% अधिक करके लिखा तो आपने 115 का लिख दिया। फिर आपने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो आपने उसको 80% पर बेचा। आपने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो आपने उसको 80% पर बेचा। तो 4 12 1 करी 4 दूनी 8 और 1 9, तो आपने उसको 92 में बेचा। कितने रुपए के सामान को, 100 रुपए के सामान को आपने 92 में बेचा तो 8% का लॉस हो गया। तो 8% का लॉस मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे। ये दो तरीके आपके पास है। सबसे पहले आप सामान खरीद कर लेकर आओगे, फिर आप मूल्य बढ़ाकर लिखोगे, फिर आप उस पर छूट दोगे। यही तो एक प्रोसीजर है किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को बेचने का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आप इसको अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे सर ये ऐसा प्रश्न सीआरपीएफ में भी आया था, वही तो फायदा है। लेटेस्ट और ताजे प्रश्नों को करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ग नहीं होगा, घन होगा। यहाँ पर घन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीटर क्यूब है तो ये घन होगा। चलिए, है ना। कह रहे सर जी क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नहीं यार, ठीक है। कह रहे सर इसको किस 10 तरीकों से लगा सकता हूं मैं, वाह बाहुबली है। चलिए, इसमें क्या कहा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 घन मीटर है, इसके आधार का व्यास 16 मीटर है, तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए कि इसकी गहराई क्या थी, ये आपसे पूछा गया। देखिए, आपको जो बेलनाकार दे रखा है, जो आपको बेलनाकार सिलेंडर ही है, ठीक है। बेलनाकार मतलब क्या है, सिलेंडर है। वहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, 5632 वर्ग नहीं है, घन होगा, क्योंकि ये क्षमता है। क्षमता मतलब कैपेसिटी है, ये उसका वॉल्यूम है। और अगर आप देखेंगे एक सिलेंडर का, एक बेलन का, ठीक है, ये वॉल्यूम क्या है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच है। पाई का मतलब क्या है, 22/7 है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, डायमीटर है। ये क्या है, 16 क्या है, व्यास। व्यास क्या है, 16 है। तो रेडियस क्या है, आधा है, मतलब 8 गुना में 8 है। तो h का मान आपको बताना है, तो डेप्थ आपको बतानी है। तो आप इसको यहाँ पर इससे काटेंगे, 7 8 56 और 8 चौके 32। आप इसको काटेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 8 8 64, ठीक है, और 8 8 64। आप इसको इससे काटेंगे तो 4 पर कटेगा, तो h का मान क्या होगा, 4 गुना में 7, 7 चौके 28 होगा। 28 मतलब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आपको इसकी कटिंग दिखा रहा हूं, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप इसको 8 से काटेंगे, 7 8 56 0 8 चौके 32। फिर आप 8 से काटेंगे, 8 8 64 8 8 64। 22 और 88 को आप 4 से काटेंगे तो 4 से कट गया, तो 4 और 7 का गुना करेंगे, 7 चौके 28। तो हाइट क्या है, 28 है। हाइट क्या है, 28 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है 10 वस्तुओं की औसत लागत 89 रुपीज है, ठीक है। और यदि एक वस्तु की, है ना, यदि एक वस्तु की कीमत 35 रुपए है तो शेष 9 वस्तुओं की औसत लागत क्या है, जल्दी से आप बताइए। हाँ, कैसे हैं गुरुदेव, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। हाँ यार, थोड़ा सा एक फैमिली में एक मैरिज भी थी और उसी के साथ थोड़ा सा पापा की तबीयत को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको देखेंगे। 10 वस्तुओं की औसत लागत 89 रुपीज है। यदि एक वस्तु की कीमत 35 रुपए है तो शेष 9 वस्तुओं की औसत लागत क्या है, हमें औसत लागत बतानी है, ठीक है। आप यहाँ पर चाहते तो सिंपल कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ कोशिश करेंगे तो रोटी कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। कैसे, ठीक है। अगर आप सिंपली कोशिश करते हैं तो 10 वस्तुओं की औसत लागत 89, तो क्वेश्चन कट रहेगा, कैमरा सही है। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 890 होगा, ठीक है। एक वस्तु की कीमत क्या है, 35, तो आप माइनस करेंगे क्योंकि ये तो 10 वस्तुओं की कीमत है। 89 क्या है, एवरेज है, औसत है 10 वस्तुओं का, तो टोटल क्या है 890 है। एक वस्तु की कीमत क्या है, 35 रुपए है, तो आप माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पर ये क्या होगा, 8 होगा। और हमारे पास अब वस्तुएं कितनी बची हैं, 9 बची हैं, और हमें 9 का मूल्य बताना है। तो आप यहाँ पर इसको काटेंगे, 9 9 81, 9 5 45, तो 95 हो गया। 95 मतलब ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं इसमें रोटी कंसेप्ट लगाने की। मुझे पता है कि 10 बंदों के साथ तय हुआ कि आपको 89 रोटी से लेकर आनी है, यही तय हुआ। एक बंदा 35 रोटियां लेकर आया तो भाई उसने बाकी के 9 बंदों को कहा कि यार मैं 35 ही रोटी लेकर आ पाया हूं, मैं 54 रोटी कम लेकर आया हूं, क्या तुम सब मिलकर 54 रोटी ले आओगे। सब मिलकर, सब कितने बचे थे, 9 बंदे बचे थे। अब 9 बंदों को 54 रोटी लेकर आनी थी, तो एक एक बंदा कितनी रोटी लेकर आएगा, 9 छीके चरंजा, 6 रोटी लेकर आएगा एक्स्ट्रा। मतलब कहने का भाव है कि वो 89 रोटी तो लाएगा ही लाएगा, और 6 रोटी और लेकर आएगा, तो वो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज वो लोग 95 रोटीज लेकर आएंगे। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है यहाँ पर डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। चलिए, रोटी कंसेप्ट भी लग सकता था। चलिए इस पर आते हैं। भाई यार वो ना ऐप की क्लास देखना बन गया, इवेंट उसका 9 बजे का।
चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या है जल्दी से बताओ। कह रहा प्रणाम सर, आप सबके आशीर्वाद से इंडियन पोस्ट गार्ड ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और सर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग मिला है और फर्स्ट ज्वाइनिंग दिल्ली हेडक्वार्टर में मिला है। टाइम मिला तो सर आपसे मिलने जुड़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद जी, आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात करें कि पुल की लंबाई क्या है। इस प्रश्न को देखेंगे। हाँ चलिए, पुल की लंबाई ज्ञात करें कि पुल की लंबाई क्या है। इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे जल्दी से। टाइमर भी खत्म हो गया है। ठीक है, 180 मीटर आप कह रहे हैं। 9 बजे सिंपल इंटरेस्ट 2 मिनट बनाएंगे, 2 बनाओ अलग अलग, एक ही बनाए पूरा। एक और बनना है 4.0 मिलेगा ऊपर कोई बनता। अच्छा एक नहीं है तो 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए एक पुल को, ये यहाँ पर ये सही करना, रिफ्रेश करना, यहाँ पर 63 ये 18 सेकंड में पार कर जाती है। पुल के 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते एक पुल को। हाँ, जब कभी भी कोई भी ट्रेन एक पुल को पार करती है तो आप मुझे बताएं कि उसमें क्या होगा। जब कभी भी कोई भी ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो वो क्या करेगी, अपनी लंबाई और उस पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। ये क्या है आप देखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है ट्रेन की चाल है। आप जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे? 5/18 से गुना करके। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है 5/18 से गुना करके, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदला जाता है 18/5 से गुना करके। ठीक है भाई, तो आपने यहां पर देखा कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, 5/18 से गुना कर रहे हैं। आपको 18 सेकंड लग रहे हैं तो आप 18 से 18 काट दे रहे हैं तो 5 के 30, 300 आ गया। ये उस पुल की और ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है जी, फिर आपने देखा कि यहाँ पर जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, 120 है। अगर आप उस ट्रेन की लंबाई को माइनस कर देंगे तो पुल की लंबाई बचेगी। तो पुल की लंबाई क्या है, 180 है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से आप देखिए। इसने यहाँ पर क्या प्रश्न दिया है आप इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आरामदायक सा प्रश्न है। इसने कहा है बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 80 किलो से घटकर 64 किलो हो गया है। व्यक्ति के वजन में प्रतिशत कमी क्या है, ये आपसे पूछा है। भाई आप कहेंगे ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछ सकता। ठीक है भाई, पूछा है एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 2, ये प्रश्न पूछा गया। आप बताओ। ठीक है, अब क्या करें उसका। ठीक है, 20% बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, पहले वजन क्या था 80, अब क्या हो गया 64। कितने किलोग्राम वजन कम हो गया है, 16 किलोग्राम वजन कम हो गया। और ये वजन कितने पर कम हुआ है, 80 पर कम हुआ है। पहले 80 था, अब 64 है तो 16 किलोग्राम कम हुआ। 16 5 80, तो यहाँ पर ये 20 पर गया, तो ये 20% कम हुआ है। तो मतलब ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। नया नंबर खोजें कि नया नंबर क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से आप इसको देखेंगे। रवि जी कह रहे हैं कि सर एएलपी के क्वेश्चंस भी लेकर आओ। ठीक है, आपकी बात को भी ध्यान रखेंगे, एएलपी के क्वेश्चंस भी ले आएंगे। पर ये भी बहुत नए और बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है, 1 महीने पुराने प्रश्न है ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 महीना ही है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप इसको भी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, अब आपने देखा कि एक वैल्यू क्या है 350, 20% की वृद्धि है तो 120/100, 25% की कमी है तो 75/100। तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये डबल जीरो दोनों कट जाएंगे। और 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 से गुना करो, 9 5 45, 4 कैरी 9 तिया 27 और 4 31, तो 315 हो गया। 315 मतलब ऑप्शन डी हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। चलिए इसको देखेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम स्वावर्तक का 15 गुना है। लघुत्तम स्वावर्तक और महत्तम स्वावर्तक का योग 112 है। ठीक है, यदि एक संख्या 49 है, यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बताएंगे। ठीक है, कह रहा है पवन जी आ गए, कह रहे हैं कि इतना इजी तो नहीं आया होगा। पहले इस प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग की घंटी क्या बजनी चाहिए, इस प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग की घंटी ये बजनी चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, है कि नहीं है। अब आओ प्रश्न पर। इसने क्या कहा, दो संख्याओं का एलसीएम, उनके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या है, 15:1 है। भाई अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या है, 15 है, तो 15:1 है। और उनका योग हमें दे रखा है कि 112 है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एलसीएम क्या है, 15 गुना है एचसीएफ का, तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होगा, 15:1 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, 15:1 होगा। ठीक है, अब आप देखो योग क्या दे रखा है, 112, योग है कितना, 16।
16 किसके बराबर 112 के, तो आप देखेंगे एक किसके बराबर 112/16 के, ठीक है। तो ये कितने पर गया, 7 पर गया, ठीक है। ये तो 7 पर गया, एक का मान 7 आ गया, तो 15 का मान आप कहेंगे 15 का मान 105 आ गया, मैं कहूंगा 15 गुना में 7 आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लिखना है उसे, क्योंकि ये कटेगा सब, मुझे बताइए। अब मुझे पता है कि एचसीएफ क्या है 7 और एलसीएम क्या है 15 गुना में 7, बराबर में एक संख्या क्या है 49 और दूसरी संख्या हमें बतानी है ना। तो ये कट गया, तो दूसरी संख्या क्या है 15 है, तो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे, ये कैसे कह रहा है। एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन दिया है, इन्होंने कहा है एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 15 गुना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशो है 15:1, तो योग क्या है 16, 16 किसके बराबर 112 के, 1 किसके बराबर 7 के, तो 15 किसके बराबर 15 गुना में 7 के। ये क्या है, एचसीएफ है और ये क्या है, एलसीएम है, ठीक है। आपने इन दोनों का गुना किया और बराबर किसके, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये इसको देखते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। चलिए, इसने कहा है कि एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और स्टेशन Q से P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति क्या है, बस की औसत गति हमें बतानी है। तो आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, कैसे होता है, पूरा आप इसको समझेंगे। एवरेज स्पीड होता है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2, और कुछ नहीं है स्पीड। औसत चाल इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहां रखेंगे 2 गुना में 70 गुना में 90 बटे 70 प्लस में 90, है कि नहीं है। पूरी यात्रा के लिए हमें इसकी औसत चाल, औसत गति बतानी है। 2 गुना में 70 गुना में 90 बटे 160। आप इसको काटेंगे तो 8 पर कटेगा, आप इसको काटेंगे तो 9 × 7 = 63, तो 630/8 होगा। आप इसको काटेंगे तो 7 × 8 = 56 होगा, और आप इसको काटेंगे तो 90 हुई, और 4 और 3 70 होगा, तो 7 × 8 = 56 और 8 × 8 = 64, तो 78 पॉइंट कुछ होगा, 78 पॉइंट कुछ, मतलब ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 78.75 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। बताओ, इसको देखना। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती की का 7 और 3 के, ठीक है, आप यहां देखेंगे 7 और 13 के तीसरे समानुपाती से अनुपात क्या है, इसका उत्तर बताएंगे। कह रहे नहीं समझे सर, तो ध्यान से आप समझिए। जब कभी भी दूरी सेम हो, ठीक है, और 2 बार अलग अलग स्पीडों से कवर की जाए, 2 अलग अलग चाल से कवर की जाए, तो वहां पर यही सूत्र लगता है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2, सिंपल। हाँ जी, ले सकते हैं आप, ठीक है, HCM के लिए ले सकते हैं। हाँ, इसने कहा है 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती का 7 और 13 के तीसरे समानुपाती से अनुपात क्या है, अनुपात बताइए, ठीक है। अनुपात आपको बताना है, तो आप यहां पर लिखेंगे ये क्या है, 7/5 बराबर 3 गुना में D, 3/D, मतलब BC अपॉन A लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा लिखना चाहते हैं कि चौथा समानुपात क्या है, तो आप लिख सकते हैं BC अपॉन A है। B मतलब दूसरी संख्या, C मतलब तीसरी, A मतलब पहली, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, 5 गुना में 3/7, और तीसरा समानुपात क्या होगा, आप अगर देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास A, और ये क्या है B, यही है। तो B² अपॉन A, B² का मतलब क्या है, 13 गुना में 13/7, है ना। 13 गुना में 13/7, तो 7 से 7 कट गया, 5 × 15, 13 और 13 169, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर की मेरे पास सारी आ गई। इसको देखेंगे, A/B आपको दे रखा है, B/C आपको दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, A प्लस में B रेशो, B प्लस में C रेशो, C प्लस में A रेशो, ठीक है, ये आपसे पूछा है। A/B, B/C आपको दे रखा है और आपसे ये रिलेशन पूछा है। तो अगर आप इस प्रश्न में आप सीधा सीधा भी वैल्यू रखते ना, कि A की वैल्यू 5, B की 6, B की 6, C की 7, C की 7, A की 5, सीधा भी रखते हो, तब भी कोई जरूरत ही नहीं थी, तब भी कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, B जिस पर खत्म हो रहा है, B यहाँ पर उसी से शुरू हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। हमने एक कंसेप्ट सीखा था, हमने ए रेशो निकालने के बहुत सारे तरीके सीखे थे। कैसे कैसे, ध्यान से आप देखना, हमने रेशो निकालने के बहुत सारे तरीके सीखे थे। A/B क्या है, 5/6, और B/C क्या है, 6/7। मैंने आपको सिखाया है एक तरीका, क्या, ध्यान से आप देखना। हम सबसे पहले एक तरीका लगाते हैं आंखों ही आंखों वाला, 5 × 30,
छिकम छिकम 36 और 7 छिके 42, इसको 6 पर काटोगे तो 5, 6 और 7 यही होगा। आया ये एक तरीका ये है, इसको बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा। पर एक तरीका मैंने और भी सिखाया था, वो क्या था कि अगर ऊपर वाला अनुपात जिस अनुपात पर जिस संख्या पर खत्म हो और नीचे वाला उसी पर शुरू हो, तो आपको ध्यान रखना है कि तो या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप सीधा सीधा? आप रेशो सीधा सीधा लिख सकते हैं 5, 6, 7 बस। ऊपर वाला अनुपात जिस पर खत्म हो रहा हो, नीचे वाला उसी से शुरू हो जाए, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 5, 6, 7, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो आप इसको अब देखना, अब वैल्यू पुट करना। ए प्लस में बी क्या है? 5 और 6 11, बी और सी क्या है? 6 और 7 13, और सी और ए क्या है? 7 और 5 12, तो 11 13 12। एक बात और ध्यान रखना, अगर ऊपर वाली वैल्यू इस नंबर पर खत्म ना हो रही होती, ठीक है, और नीचे वाली इस पर ना शुरू हो रही होती, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऊपर वाली वैल्यू इस पर ना खत्म हो रही होती और सेम इसी से नीचे वाली ना शुरू हो रही होती, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, ये ध्यान रखना पूरी तरह से। ठीक है, फिर आपको रेशो प्रॉपर्ली निकालना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। पवन जी कह रहे हैं सर आपकी वॉइस जिस दिन नहीं सुनता हूं उस दिन मेरा दिन गुजरता नहीं है। 10 मीटर गुना में 10 मीटर गुना में 5 मीटर बीमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछो। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि आपको एक कमरे में सबसे लंबा खंबा रखना है, तो आप कैसे रखोगे? आप उसको रखोगे √L² प्लस में B² प्लस में H², है ना। अगर आपके फादर साहब आपको कहें कि इस कमरे में सबसे लंबा डंडा रखो, तो आप उस कोने से लेकर इस कोने तक एक सबसे लंबा डंडा रख देंगे। ठीक है, आप इस मतलब एक डायगोनली आप रख देंगे। ठीक है, ये कमरा है, एक 3D है, तो L² प्लस में B² प्लस में H² हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या है? 100, 10 का स्क्वायर क्या है? 100, और 5 का स्क्वायर क्या है? 25। आप सबको जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, और आप रूट करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो गया 100। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाता हूँ कि प्रश्न वही रहते हैं, चीजें वही रहती हैं, बस आपको समझनी होती हैं। ठीक है, इस प्रश्न की हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ में सेट कर देता हूँ। इसने कहा एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान 810 रुपए बचाना चाहता था, रिवान 810 रुपए, है ना, ऐसे कर लो, छूट में, ठीक है, बचाना चाहता था। ठीक है, ऐसा करने के लिए उससे कितनी कमीजें खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य 540 रुपए है, ऐसे कह रहा है। इसको देखेंगे। हाँ, आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से, आसान प्रश्न है, कोई बड़ी बात है नहीं, देखना। हाँ, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, फोन खींच कर ले जाना। ठीक है, गले की चेक, अंकित मूल्य था 30 रुपए की छूट, 30% की छूट देगा, तो 4 तिया 12, एक कैरी, 5 तिया 15 और एक 16, तो 162 रुपए की छूट मिलेगी एक शर्ट पर। मतलब 162 रुपए की छूट एक शर्ट पर मिलेगी, तो 810 रुपए की छूट मिलेगी कितनी शर्ट पर, ये हम बता देते हैं बस। भाई एक शर्ट पर 162 रुपए की छूट मिलेगी, तो भाई हमें बताना है कि 810 10। ठीक है, तो इसको 81 से काटोगे तो ये 2 पर कटेगा और ये 10 होगा। फिर आप इसको काटोगे तो ये 5 होगा, तो 5 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। फिर से समझ लो, 540 पर 30% का डिस्काउंट 162, एक शर्ट लेने पर 162 रुपए बचते हैं, या फिर मैं ये कहूं 162 रुपए बचते हैं एक शर्ट लेने पर, तो 810 रुपए बचेंगे 5 शर्ट लेने पर। चलिए इस पर आते हैं। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा और ये प्रश्न मुझे बहुत ही शानदार सा प्रश्न लगा। आप इस प्रश्न को ध्यान से पहले समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर मैं आपको इसका एक, ये प्रश्न देखकर कई लोगों को लगेगा भी कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, पर आप कर सकते थे, आपको सिखाया हुआ था, आपको सारी चीजें डिस्कस की हुई थी, बस प्रश्न का पूछने का तरीका बदल गया और कुछ भी नहीं बदला। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में ये कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 साल नहीं है, ये 1.5 साल है। यहाँ 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए 228 रुपए होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखकर अजीब लगेगा कि हमने 1.5 वर्ष के बारे में पढ़ा ही नहीं है, हमने तो 2 और 3 साल के बारे में पढ़ा है। और आपने भी सर यही हमें कहा था कि सर कि भाई एक 2 साल या 3 साल का डिफरेंस पूछेगा, पूछा वही है इसने, बेफालतू की बात कर रहा है। इसने यहाँ पर आगे लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, और जो साधारण ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, मुझे एक बात आप बताओ कि समय क्या दे रखा है? 3/2 वर्ष दे रखा है। मैं क्या करता हूं, इसको 2 से गुना कर देता हूं, तो ये 3 आएगा, समय 3 हो जाएगा। क्यों मैं 2 से गुना कर रहा हूं? क्योंकि हाफ ईयरली बोल रखा है उसने, अर्धवार्षिक बोल रखा है, और रेट में क्या करता हूं, आधा करता हूं। क्यों? क्योंकि उसने हाफ ईयरली बोल रखा है, तो रेट क्या होगा? 4% होगा। सिंपल कंसेप्ट था। आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था P × R × T/100,
आपने क्या किया, टाइम को दोगुना कर दिया और रेडियस को आधा कर दिया, तो सॉरी रेट को आधा कर दिया, तो 2 से 2 कट ही गया, तो ये तो रेट इनटू टाइम ही हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टाइम को दोगुना करने से, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए पूरा प्रश्न आसान हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि टाइम क्या है 3 साल और रेट क्या है 4% और अंतर क्या है 228, बस पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर अपॉन 100 क्यूब। अब मैं 3 साल का अंतर तो जानता ही हूँ कितना है 228, तो आप लिखेंगे 228 पी, रेट क्या है 4%, यहां पर क्या होगा 304, नीचे क्या होगा 100। आप इसी को काटो, 4 से काटो, ठीक है, 4 से आप काटोगे 7 चौके 28, नहीं 4 5 20 और 7 चौके 28, ये कट गया। इसको भी 4 से काटो, देखो पहले इस 4 से इसको काटा, फिर इसको 4 से काट रहा हूं और इसको भी 4 से काट रहा हूं, तो 25, तो आप इसको काटोगे 7 चौके 28 और 4 छीके 24, इतना लिख सकता हूं। फिर इसको भी 4 से काटा 25, फिर 19 से काटा 19 चौके 76, 19 तिया 57, फिर इसको भी 4 से काटा 25। आप देखेंगे 25 और 25 625 और 25 तिया 75, तो आप गुना करेंगे 5 5 25, 2 कैरी, 5 10 12 1 कैरी, 5 के 30 और 1 31, 7 5 35 3 कैरी, 7 14 3 17 1 कैरी, 7 के 42 और 1 43, तो 5 7 8 6 4 46,875, ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर 46,875, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। कैलकुलेशन तो है यार, वो तो भाई करनी पड़ेगी, अब उसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है। अब ये नहीं हो गया, ऐसे थोड़ी ना हुआ भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आप देखेंगे टाइम क्या है 3/2, तो आप दुगना करेंगे तो 3, रेट क्या है आधा है, ठीक है, रेट क्या है आधा है, ठीक है, रेट आधा है तो 4% है, तो ये क्या होगा पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर अपॉन 100 क्यूब। सिंपल आप करेंगे और आप इसको सोच लेंगे, बहुत अच्छा तरीका है यार ये। आप कहेंगे हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं, यही तो बात है, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे, इसमें इसने क्या कहा है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और मूल लाभ से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। इस प्रश्न का उत्तर दें। यार थोड़ा सा अक्षय जी कह रहे हैं सर मैंने कोई भी क्लास नहीं ली, आप कहां चले गए थे, मैंने आपका बहुत इंतजार किया। चलिए, जो ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से एक बैंक से कुछ राशि उधार ली, ठीक है, और यदि उसके लिए जिसके लिए ब्याज प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है, यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपए 50 पैसे का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली, ये हमसे पूछा गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है ना, आप कहेंगे पर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो है, ठीक है, पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा। आपको पता है कि रेट क्या है 10%, तो 10%, तो ये क्या है 10 और ये क्या है 11, समय क्या है 4 साल, तो आप पावर 4 कर दीजिए, तो ये 10 है, और ये क्या होगा 121 गुना में 121 हो जाएगा। एक तरह से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, 121 गुना में 121 लिख के छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी ही है, इसको काटना ही है, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 121 गुना में 121 कैसे, 11 को आप 4 बार लिख रहे हैं ना, 11 गुना में 11 गुना में 11 गुना में 11, 2 बार 11 गुना 121, 2 बार 11 गुना 121, मैंने ऐसे लिख दिया है। अब ये अमाउंट कितना है, आप देखेंगे 21,961 रुपए 50 पैसे, और आपको अमाउंट बताना है जो क्या है, प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है जो क्या है 10,000 है, तो आप 121 गुना में 121 कर रहे हैं। फिर आप 11 कम 11, मतलब कुल मिलाकर आप इन दोनों को यहाँ पर बिछा देंगे सबको, ठीक है, और ये 15 पर कट जाएगा, तो ये 15 मतलब 150 पर कटेगा, तो 15,000 होगा, 15,000 मतलब ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। 1500 नहीं होगा क्योंकि ये भी तो एक जीरो है, ये भी तो यहाँ पर आएगी, तो 150 होगा। देखने में ये प्रश्न आपको लग सकता है कि किस्तों वाला है, पर किस्तों वाला प्रश्न नहीं है, ये सिंपल प्रश्न है, ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल का प्रश्न है, ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का प्रश्न है। इस पर चलिए, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः, ठीक है, हाँ, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन तक इस पर कार्य करता है और वो फिर वह कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कार्य हमें बताना है। प्रज्ञा जी कह रहे हैं कि सर हम कंसेप्ट भूल जाते हैं। आप कंसेप्ट इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो, चीजों रिवाइज करें तो मैं मान ही नहीं सकता हूं आप कंसेप्ट भूल जाएं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो यहाँ पर 30 आएगा, तो 3 और 2 आएगा। बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और फिर वह कार्य छोड़ देता है। बी सिर्फ 3 दिन तक कार्य करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 3 दिन में कितना काम करता है, 6, तो काम बचेगा कितना, 24। ये शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए क्या करता है, शेष कार्य करेगा तो 24/3, तो 8 दिन लेगा। 8 दिन मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। ये तो बहुत सरल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो मिक्स प्रश्न ही आते हैं पेपर में, ऐसा नहीं होता कि इस प्रश्न को देखो है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है कुछ, पर आप इसको ध्यान से देखेंगे और 1 सेकंड में इसका उत्तर कर देंगे, ठीक है, बहुत आराम से आप इसको समझेंगे। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं हमें, ठीक है। चलिए एकदम से सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे, आपके लिए ये सब पेपर।
इसने कहा कि सोनल और अर्जुन मिलकर, सोनल और अर्जुन, ठीक है, किसी काम को 57 डेज, अर्जुन और रोहन मिलकर किसी काम को 38 डेज, ठीक है, और उसी के साथ रोहन और सोनल मिलकर किसी काम को 38 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा गया। यहाँ पर देखें अब क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 19 गुना में 2 गुना में 3। मेरा सर अब क्या सीआरपीएफ निकलने के बाद, अब यार सीआरपीएफ का कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं सच में कह रहा हूँ नंदू यार, तुम जाकर पेपर दो, तुम्हारा अच्छा होगा। तो 37 38 38 का एलसीएम क्या होगा, 19 पर गया तो 3 2 2 होगा, 2 कॉमन 3 1 1 होगा, 19 गुना में 2 गुना में 3 है, ठीक है, इसलिए मैंने 19 गुना में 2 गुना में 3 लिख दिया। 19 दिया 57 तो 2 बचा, 19 दूनी 38 तो 3 बचा, 19 दूनी 38 तो 3 बचा। अब सबको जोड़ो, जोड़ क्या है, 3 3 6 6 और 2 8, और इसका आधा क्या है 4। आधा क्यों, क्योंकि सोनल भी 2 बार, ठीक है, रोहन भी 2 बार, अर्जुन भी 2 बार, तो 4 आ गया। आप इसको लिखेंगे 19 गुना में 2 गुना में 3 बटे 4, आप काटेंगे 2 से, है ना, आप इसको 2 से काटेंगे तो 57/2 हो गया, 57/2 मतलब 28.5 हो गया, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57/2 मतलब ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक गुड़िया कह रही कि अगर मैं डेली सुपर 30 क्लास लूंगी तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा क्या, बिल्कुल जहां जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 40 है, आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। भाई हमें पता है कि अगर 2 संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ ही, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। अब एक संख्या क्या थी 40 और दूसरी क्या थी 8, तो टोटल क्या हो गया 8 चुके 32, तो 320 हो गया, 320 मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। आंखों ही आंखों वाला था, पेन भी नहीं चलाना था इसमें तो, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यही बता रहा था, हम डेली रात को 8 बजे और सुबह 9 बजे